एपिसोड 6 भरकर ऐश करना उसके साथ। आर्या बुरी तरह कांप रही थी। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर गुस्से से मेंशन के अंदर चला गया। शिवाय गुस्से से अपने कमरे की तरफ जा रहा था और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, इसको पता नहीं शौर्य राजपूत की बहन अपने आप को समझती क्या है। नूडल तक नहीं पकड़े गए उससे। मैंने इतनी मेहनत से उसके लिए नूडल बनाए थे और उस पागल लड़की ने सारे नीचे गिरा दिए। जब उसे खुद ही खाने की कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रहे भूखी 2 दिन टॉर्चर करूंगा। शौर्य राजपूत भागता हुआ रघुवंशी मेंशन आएगा। शिवाय अपने कमरे में आ चुका था। उसने लैपटॉप पर थोड़ा सा काम किया और फिर बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या पेड़ से टेक लगाकर सो गई थी। आर्या ने ठंड की वजह से अपने फटे हुए दुपट्टे से ही खुद को कवर कर लिया था। अब आगे रघुवंशी मेंशन के सारे नौकर, सारे बॉडीगार्ड आर्या को ही देख रहे थे। राजवीर जब गार्डन में आया तो उसने देखा कि सारे नौकर और बॉडीगार्ड झुंड लगाकर आर्या को भी देख रहे हैं, तो राजवीर ने सबसे पहले सभी नौकरों को अपने काम पर वापस भेजा। राजवीर ने आर्या का चेहरा देखा तो वो ठंड की वजह से सफ़ेद पड़ गया था। आर्या नींद में भी कपकपा रही थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्या की हेल्प कैसे करे। राजवीर को आर्या की ऐसी हालत देखकर बुरा लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्या ने एक ही दिन में राजवीर के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। राजवीर अपनी सोच में ही डूबा था। तभी आर्या के ऊपर बहुत सारा पानी गिरा। राजवीर ने पलटकर देखा तो शिवाय पानी का पाइप लेकर आर्या के मुंह पर डाल रहा था। अपने मुंह पर इतना सारा पानी लगने से आर्या हड़बड़ा कर उठ गई। आर्या के उठते ही शिवाय ने पाइप साइड में फेंका और बहुत आराम से कहा, अंडस्को मल्लिका राजपूत हवेली, अगर आपकी नींद खुल गई हो तो सबके लिए खाना बना दो। आर्या को देखकर लग रहा था कि वह कितनी थकी हुई है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। आर्या बिना किसी इमोशंस के उठ गई और अपनी आंखें साफ करके हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या फिर से अपने काम पर लग गई। राजवीर को इस वक्त आर्या पर बहुत तरस आ रहा था। राजवीर कितने ही सालों से शिवाय रघुवंशी के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसने आज तक किसी के लिए तरस नहीं खाया था। आर्या पहली लड़की थी जिसे देखकर राजवीर को शिवाय का डिसीजन गलत लग रहा था। सलाह देने का हक शिवाय रघुवंशी ने राजवीर को कभी दिया ही नहीं था। शिवाय अपनी कॉफी लेकर गार्डन में बैठ गया और आर्या को निहारने लगा। आर्या फिर से बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। राजवीर शिवाय के पीछे ही खड़ा था। शिवाय ने कहा, अंडस्को राजवीर, इस लड़की के जितनी भी वीडियो बनाए हैं वह सारी शौर्य राजपूत को भेज दो। मुझे नहीं लगता ये लड़की आज टिक पाएगी। राजवीर ने कहा, अंडस्को ओके सर। राजवीर ने अपना फोन निकाला और उसमें आर्या की जितनी भी वीडियो थी जिसमें वह खाना बना रही थी वह सारी वीडियो शौर्य को भेज दी। आर्या ने फिर से सबके लिए खाना बनाया, फिर सबको खाना परोसा। फाइनली सारा काम करने के बाद आर्या फिर से राजवीर के सामने खड़ी हो गई। राजवीर ने कहा, अंडस्को थोड़ा रेस्ट कर लो। राजवीर ने एक सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को वहां चली जाओ और वहां सो जाना। दोपहर के करीब 2 बजे बज गए थे। आर्या ने राजवीर के सामने हाँ में गर्दन हिलाए और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही सर्वेंट क्वार्टर खोला, आर्या को बहुत बुरी स्मेल आई। आर्या ने बिना किसी मोशन के देखा तो सर्वेंट क्वार्टर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। आर्या फिर से काम में लग गई। उसने धीरे धीरे सारा सर्वेंट क्वार्टर साफ किया। करीब 2 घंटे तक आर्या सर्वेंट क्वार्टर को ही साफ करती रही। फाइनली 4 बजे तक आर्या ने क्वार्टर को सोने लायक बना दिया। राजवीर आर्या को काम करते हुए देख रहा था। चाहते हुए भी वह आर्या की हेल्प नहीं कर सकता था। तभी एक फीमेल सर्वेंट कुछ कपड़े लेकर बाहर जाने लगी। राजवीर ने उस फीमेल सर्वेंट से पूछा, अंडस्को ये कपड़े किसके हैं? फीमेल सर्वेंट ने कहा, अंडस्को ये सारे कपड़े शिवाय सर के हैं, उन्होंने ये सब फेंकने के लिए कहा है। राजवीर ने कपड़े देखे तो काफी अच्छे थे। राजवीर ने कहा, अंडस्को ये कपड़े उस लड़की को दे दो, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। फीमेल सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाए और कपड़े लेकर आर्या के पास चली गई। फीमेल सर्वेंट ने आर्या को कपड़े देते हुए कहा, अंडस्को ये लो कपड़े बदल लो, राजवीर सर ने भेजे हैं। आर्या ने फीमेल सर्वेंट से कपड़े ले लिए और अपने क्वार्टर में जाकर फ्रेश हो गई। आर्या ने शिवाय की ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। शिवाय का कॉफी कलर का लोअर पहना था जो उसे फिट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उसे पहन रखा था। आर्या फ्रेश होकर सो गई। शिवाय रघुवंशी मेंशन में काम कर रहा था। तभी उसने राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को छुई मुई से कहो शाम के खाने की तैयारी कर ले। राजवीर शिवाय से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने आज पहली बार आर्या के लिए शिवाय से बात करने की सोची। राजवीर ने कहा,
सर कल रात भी ठीक से सोई नहीं है, खाना भी नहीं खाया। सर वो रेस्ट कर रही है, थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, खाना तो 2 घंटे बाद ही बन जाएगा। शिवाय की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वह रुक गई। शिवाय ने मुस्कुराकर राजवीर को देखा और फिर बोला, क्या बात है? उसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और उसकी खूबसूरती का जादू तुम पर सिर चढ़कर बोलने भी लगा। कहीं उसे देखकर तुम्हारे दिल में फीलिंग तो नहीं आने लगी? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। फिर जी भर कर ऐश करना उसके साथ। वैसे फीलिंग आए भी क्यों ना, लड़की कमाल की है, मैं भी देख रहा हूँ, खूबसूरत भी है, मासूम भी, बड़ी बड़ी पलकें, मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी गाल, पतले पतले होठ, परफेक्ट फिगर, किसी भी मॉडल को मात दे दे। सिंपल है, ओवरलोड मासूमियत किसी का भी दिल आ जाए। शिवाय ने अनजाने में ही सही लेकिन आर्या को अच्छे से स्कैन किया हुआ था, तभी उसने आर्या की खूबसूरती को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। राजवीर ने फिर भी बिना किसी इमोशंस के कहा, नो सर, ऐसी बात नहीं है, वह तो मुझसे करीब 9 या 10 साल छोटी होगी। वह तो लिटिल गर्ल है, मेरा मतलब वह तो बहुत छोटी है, बच्ची है वो, मेरे लिए उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। शिवाय ने कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो जाकर उठाओ उसे, सबके लिए खाना बना देगी। राजवीर ने फिर हिम्मत करते हुए कहा, सर है तो लड़की ही, सबको आराम चाहिए होता है, वह भी थोड़ा रेस्ट कर रही है। शिवाय ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, राजवीर वह राजपूत खून है, राजपूत खून इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ता। अब मुझसे बहस मत करो और जाकर उठा उसे, और अगर तुमसे नहीं उठाया जाता मैं जाकर उठाता हूँ। शिवाय गुस्से से सोफे से उठा और सीधा आर्या के सर्वेंट क्वार्टर में गया। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। शिवाय की ब्लैक टी शर्ट में वह बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी लग रही थी। ना चाहते हुए भी शिवाय की आंखें फिर से आर्या पर टिक गई। करीब 40 सेकंड उसे जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम यहाँ सोने नहीं आए हो, भूल गई अपने भाई के बदले आए हो, तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, जो काम कहा जाए वह करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी, समझी तुम? आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देख लूं। आर्या के हाथ में चोट आए लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। एपिसोड 7 दिव्यांश दृष्टि। करीब 40 सेकंड उसे जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम यहाँ सोने नहीं आए हो, भूल गई अपने भाई के बदले आए हो, तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, जो काम कहा जाए वह करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी, समझी तुम? आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देख लूं। आर्या के हाथ में चोट आए लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। अब आगे। शिवाय ने आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, 2 घंटे है तुम्हारे पास, सबका खाना बन जाना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं शौर्य के साथ क्या कर दूंगा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें भेजा है ना, तो फिर सहो टॉर्चर, जब तक तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाता हुआ यहाँ ना आ जाए। आर्या उठकर अपने कपड़े झड़ना लगी और उसने हाँ में गर्दन हिलाए और फिर से शाम के खाने की तैयारी करने लगी। शिवाय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था शिवाय को खुद नहीं पता था। क्या इसीलिए आर्या ने आते ही राजवीर के दिल में जगह बना ली? पहली बार राजवीर ने शिवाय के सामने मुंह खोला था, वरना आज तक राजवीर ने शिवाय का कोई भी ऑर्डर मानने से इनकार नहीं किया था। इनकार तो यह ऑर्डर भी नहीं किया था, लेकिन उसने आर्या को सपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शिवाय को गुस्सा आ रहा था। राजपूत हवेली। दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन दृष्टि का मन बहुत बेचैन था। उसे आर्या की टेंशन हो रही थी। दृष्टि ने एक नौकर को आवाज लगाई और वह आकर दृष्टि के सामने खड़ा हो गया। दृष्टि ने कहा, आरू अभी तक नहीं आई। तभी रणविजय सिंह राणा की गाड़ी राजपूत हवेली के अंदर आई। दृष्टि ने गाड़ी की आवाज सुनी तो नौकर से पूछा, कौन आया है? क्या आरू आ गई? नौकर ने कहा, मैडम, राणा साहब अकेले आए हैं। अब दृष्टि की बेचैनी बढ़ने लगी। दृष्टि ने कहा, मैं देख नहीं सकती, इसलिए तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो।
मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? शौर्य भी यहाँ नहीं है, प्लीज मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? नौकर ने कहा, मेम साहब अभी राणा साहब घर पर है, मैं बाद में बता दूंगा। इतना कहकर वह चुपचाप अंदर चला गया। नौकर की बात सुनकर दृष्टि की बेचैनी बढ़ गई। दृष्टि को जो घबराहट हो रही थी, कहीं ना कहीं वह सच था। दृष्टि ने कल से आरू को नहीं देखा था, दृष्टि का मन बेचैन हो रहा था। दूसरी तरफ आरू रघुवंशी मेंशन में काम कर रही थी। शिवाय की नज़र बस आर्या पर ही थी। शिवाय न चाहते हुए भी आर्या को ही देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इस छुई मुई पर मेरे कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। पता नहीं शिवाय के मन में क्या था, उसने स्माइल करके आवाज लगाई, ड्रैगन। ड्रैगन थोड़ी देर में वही छोटा सा व्हाइट पप्पी शिवाय के पास आ गया। शिवाय ने व्हाइट पप्पी को देखा और इशारा किया और ड्रैगन फिर से आरू के पीछे पड़ गया। आरू ड्रैगन से बचने के लिए पूरे गार्डन में भाग रही थी। शिवाय उन दोनों को देखकर तेज तेज हंस रहा था। शिवाय ने जानबूझकर ड्रैगन को आर्या के पीछे लगाया था ताकि उसका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। फाइनली आरू भागते भागते थक रही थी, लेकिन फिर भी वह ड्रैगन से भाग रही थी। ड्रैगन ने जल्दी से आर्या की टी शर्ट पकड़ ली और वह उसकी टी शर्ट खींचने लगा। आर्या बुरी तरह हाफ रही थी, उसे ड्रैगन से डर भी लग रहा था। शिवाय तो बिना रुके बस हंसे जा रहा था। राजवीर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह ये सब देखने के लिए मजबूर था। आर्या अपनी टी शर्ट को खींच रही थी और ड्रैगन अपनी तरफ से खींच रहा था। ड्रैगन की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, इसीलिए वह बार बार उछलकर आर्या के हाथ पर पंजे भी मार रहा था, जिससे आर्या के हाथ पर पंजों के निशान बन गए और थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा। लेकिन शिवाय अब भी ड्रैगन और आर्या को देखकर एंजॉय कर रहा था। ड्रैगन ने आर्या की टी शर्ट को अब भी पकड़ा हुआ था। ड्रैगन आर्या की टी शर्ट खींच रहा था और आर्या भी अपनी टी शर्ट पूरी जान लगाकर खींच रही थी। इतना खींचने की वजह से टी शर्ट फट गई, जिससे आरू की गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। उसके कमर पर ड्रैगन में बहुत पंजे मार दिए थे। उसके पेट से कमर तक पंजों के निशान थे, जिससे हल्का हल्का खून भी आ रहा था, लेकिन आर्या की आंख में एक आंसू भी नहीं आया। टी शर्ट फटने से आर्या ने जैसे तैसे खुद को कवर कर लिया। उसकी टी शर्ट पेट से लेकर नीचे तक फट गई थी। शिवाय ने आर्या को ऐसे देखा तो उसकी हंसी एकदम से रुक गई। शिवाय में सारे बॉडीगार्ड पर नजर डाली तो सब गर्दन झुकाए खड़े थे। राजवीर पलट चुका था। शिवाय को कहीं ना कहीं 1 या 2% इस बात का गिल्ट हुआ। शिवाय के एंजॉयमेंट की वजह से आर्या के कपड़े फट गए। शिवाय ने धीरे से कहा, जाओ जाकर चेंज कर लो। आर्या ने अपनी टी शर्ट नीचे खींचती हुई सर्वेंट क्वार्टर चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या फिर से शिवाय की वाइट कलर की शर्ट पहनकर बाहर आई और फिर से अपने काम में लग गई। शिवाय ने थोड़ी देर आर्या को देखा और फिर अपने कमरे में जाने लगा तो राजवीर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, सर आपके पापा कहते थे लड़की चाहे अपनी हो या दुश्मन की इज्जत के लायक होती है। शिवाय राजवीर की बात सुनकर रुक गया और बिना पलटे हुए बोला, पापा की यही अच्छाई पापा को ले डूबी, पापा की इसी अच्छाई ने पापा को मार दिया। खैर छोड़ो, पापा तो चले गए उस शौर्य राजपूत की वजह से, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 2 दिन से देख रहा हूँ इस लड़की के लिए मेरे सामने बोलने लग गए। अगले ही पल राजवीर ने अपनी गलती महसूस की और गर्दन झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। शिवाय ने मुड़कर कहा, उम्मीद करता हूँ राजवीर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। राजपूत हवेली। रात होने वाली थी। दृष्टि को अब अपनी घबराहट पर कंट्रोल छूटता जा रहा था। वो नौकर दोबारा दृष्टि के पास नहीं आया और दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए इस नौकर के पास जा नहीं पाए। फाइनली रात के 7 बजे दृष्टि हॉल में अकेली बैठी थी, तभी वह नौकर आकर बोला, मैम। दृष्टि उस नौकर की आवाज़ सुनकर सोफे से उठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ बताओ मेरी आरू कहाँ है? उस नौकर ने कहा, मैडम परसों जब आप मंदिर गई हुई थी, मिस्टर रघुवंशी हवेली आए थे। उस नौकर ने जो उस दिन हुआ वह सब कुछ दृष्टि को बता दिया। दृष्टि की आंखों से पानी बहने लगा। दृष्टि ने कहा, तो फूफा जी ने आर्या को रघुवंशी मेंशन भेज दिया। नौकर ने कहा, मैडम इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि आर्या रघुवंशी मेंशन है। दृष्टि ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया और हवेली से बाहर आ गई। दृष्टि ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर चलो। ड्राइवर ने भी बिना किसी सवाल जवाब के दृष्टि को गाड़ी में बैठाया और रघुवंशी मेंशन ले गया। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। दृष्टि ने कहा, मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा,
अंडरस्को तुम इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। बाहर ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, अंडरस्को सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वह सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन में नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया था। एपिसोड 8 खुद को मुझे सौंप दो। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को तुम इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। बाहर ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, अंडरस्को सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वह सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन में नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया था। अब आगे दृष्टि जब मेंशन के अंदर पहुंची तो वहां एक 45 साल की मेड थी। उसने दृष्टि को देखा तो देखती ही रही। दृष्टि बहुत सुंदर थी। दृष्टि की आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उन आंखों से वह देख नहीं सकती थी। दृष्टि के सिल्की बाल जो उसकी कमर तक आते। दृष्टि के गाल एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे थे। दृष्टि के कपड़े पहनने का सेंस बहुत डिसेंट था। दृष्टि हमेशा सूट ही पहनती थी। दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए वह कंफर्ट कपड़े पहनती थी। अपना पूरा बदन ढक कर रखती थी क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन उसे किस नज़र से देख रहा है। मेड ने दृष्टि को देखा तो समझ गई कि दृष्टि देख नहीं सकती। मेड को दृष्टि पर थोड़ा प्यार भी आ रहा था। मेड उसके पास आए और बोली, अंडरस्को आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है? दृष्टि ने मेड का हाथ पकड़ कर कहा, अंडरस्को मुझे मिस्टर रघुवंशी से मिलना है, प्लीज उनसे कहिए शौर्य की बहन दृष्टि आई है। मेड ने कहा, अंडरस्को आप यहाँ बैठ जाए, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। मेड ने दृष्टि को हॉल में पड़े सोफे पर बैठा दिया, लेकिन दृष्टि बहुत बेचैन थी। वह जैसे तैसे बस अपनी आरोह से मिलना चाहती थी। मेड एक कमरे में गई। उस कमरे में दिव्यांश खड़ा था, जो खिड़की की तरफ मुंह करके फिलहाल सिगरेट पी रहा था। ऑफिस से आए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन उसने डिनर नहीं किया था। दिव्यांश के मेंशन में बस यही एक मेड ही थी जो काम करती थी। बाकी कोई नौकर काम नहीं करता था। सब नौकर आते थे, काम करते थे और चले जाते थे, लेकिन रुकने का हक सिर्फ इसी मेड के पास था। मेड ने कहा, अंडरस्को सर नीचे कोई दृष्टि राजपूत आई है, आपसे मिलना चाहती है। दृष्टि राजपूत सुनकर दिव्यांश पलट गया। दिव्यांश रघुवंशी दिखने में बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, डैशिंग था। शिवाय से थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी थी। दिव्यांश की भूरी आंखें उसकी पर्सनैलिटी को और बढ़ा देती थी। दिव्यांश के बाल भी हल्के हल्के भूरे थे, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, 5 फुट 11 इंच हाइट, 25 या 26 साल उम्र। दिव्यांश शिवाय का जुड़वा भाई था, लेकिन नेचर में बिल्कुल अपोजिट। शिवाय जहां हंसता रहता था, दिव्यांश वही एंगर पर्सनैलिटी था। शिवाय गलत काम भी मुस्कुराकर करता था, लेकिन दिव्यांश हमेशा गुस्से में ही रहता था। दिव्यांश ने मेड की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को बबीता आंटी क्यों मिलना है उसको मुझसे? बबीता ने कहा, अंडरस्को सर वो तो पता नहीं, लेकिन चेहरे पर बहुत उदासी है। दिव्यांश का मूड फिलहाल अपने कमरे से निकलने का नहीं था। दिव्यांश ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडरस्को ठीक है तो उसे यही ले आओ। दिव्यांश गुस्सा तो करता था, बिना वजह गुस्सा नहीं करता था। वैसे वह नॉर्मल रहता था, लेकिन किसी ने भी दिव्यांश को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश कभी अपने चाचू और भाइयों से नहीं मिला, बस अपने में विला में रहता और ऑफिस जाता था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश ना किसी पार्टी में गया, ना किसी फंक्शन में, ना कोई गैदरिंग। दिव्यांश को लोगों के बीच जाना अच्छा ही नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद बबीता दृष्टि का हाथ पकड़कर दिव्यांश के कमरे में ले आई। दिव्यांश अब भी पलटकर खड़ा था। बबीता ने कहा, अंडरस्को सर दृष्टि। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, अंडरस्को तुम जा सकती हो। बबीता वहां से चली गई। दिव्यांश ने दृष्टि को पलटकर नहीं देखा, वह खिड़की के पास ही खड़ा रहा और सिगरेट पीता रहा। दिव्यांश ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, अंडरस्को तो बोलो क्यों मिलना है मुझसे? क्यों आए हो रघुवंशी मेंशन? दृष्टि ने कहा, अंडरस्को मैं दृष्टि राजपूत हूँ, शौर्य राजपूत की बहन। ये सुनते ही दिव्यांश की आंखों में खून उतर आया। उसने झटके से सिगरेट फेंक दिए और अपने पैरों से मसल दी।
दिव्यांश गुस्से में पलटा और उसने दृष्टि को एक नज़र देखा और तेज कदमों से उसके पास आया। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथों से दृष्टि की दोनों बाजू को पकड़ा और दीवार से लगा दिया। दृष्टि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश दृष्टि के बहुत करीब था। दृष्टि डर के मारे कांप रही थी और दिव्यांश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। दिव्यांश की सांसें दृष्टि के होठों पर पड़ रही थी। दिव्यांश ने एक नज़र दृष्टि को देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को, हमारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, और अब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें? दिव्यांश के इतना गुस्सा करने से दृष्टि तो अंदर ही अंदर सहम गई। दृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा डर से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था दिव्यांश गुस्से में उसके साथ क्या करेगा। फिर भी दृष्टि ने हिम्मत करके अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, अंडरस्को, वो एक्सीडेंट मैंने किया था। शौर्य और आरू का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जितनी भी पनिशमेंट देनी है मुझे दीजिए, मेरे भाई बहन को नहीं। उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी आरू को छोड़ दीजिए। वह बहुत छोटी है, उसे तो एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। प्लीज आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए। आप जो पनिशमेंट देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दृष्टि ये सारी बातें आंखें बंद करके ही बोल रही थी। बेशक दृष्टि देख नहीं सकती थी, लेकिन दिव्यांश के गुस्से के आगे उसकी आंख खोलने की हिम्मत ही नहीं थी। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, तो तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है रघुवंशी मेंशन में पागल लोग रहते हैं जिन्हें इतना नहीं पता कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था? दृष्टि ने फिर कहा, अंडरस्को, मैं सच कह रही हूँ, शौर्य भैया ने एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने किया है। गाड़ी में चला रही थी, मुझ पर केस हो जाएगा और मेरा करियर खराब हो जाएगा। इसी वजह से शौर्य भैया ने नाम अपने ऊपर ले लिया। दिव्यांश को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दृष्टि झूठ बोल रही थी। दिव्यांश जानता था कि दृष्टि झूठ बोल रही है। दिव्यांश ने अब तक दृष्टि को छोड़ा नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दृष्टि को दर्द भी हो रहा था। दृष्टि की आंखों से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन दृष्टि ने अपनी आंखें नहीं खोली। दृष्टि बस दिव्यांश की आवाज को सुन रही थी और उसकी सांसों की खुशबू को महसूस कर रही थी। दिव्यांश ने गुस्से से फिर कहा, अंडरस्को, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने भाई को बचाने का? बचा सकती हो अपने भाई को, झेल सकती हो मेरा टॉर्चर, झेल पाओगी मेरी पनिशमेंट। तुम्हारे भाई की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। तुम जानती भी हो हमारे परिवार के कितने लोग मरे हैं। एक्सीडेंट में बिखर गया हमारा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तुम्हारे भाई ने, और अब तुम मेरे सामने खड़ी हो अपने भाई की वकालत करने के लिए। दृष्टि तो रो रही थी। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। दृष्टि ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, अंडरस्को, मैं सच कह रही हूँ, एक्सीडेंट मैंने किया है। आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि की यह बात सुनकर दिव्यांश हंसने लगा। दिव्यांश की हंसी में एक कड़वाहट थी, दिव्यांश की हंसी में एक बेचैनी थी, दिव्यांश की हंसी में तूफान था जो दृष्टि की लाइफ में आने वाला था। दिव्यांश ने अपनी हंसी रोककर गुस्से में कहा, अंडरस्को, तो तुम झूठ बोलने से पीछे नहीं हटोगी? ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। 5 दिन की पनिशमेंट अगर तुमने झेल ली तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भाई को और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि की दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर वह किसी तरह दिव्यांश की पनिशमेंट झेल लेगी तो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने दृष्टि के बालों को सूंघते हुए कहा, अंडरस्को, ठीक है, तो 5 दिन खुद को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही सृष्टि ने हल्की सी आंखें खोली। दृष्टि इतनी हैरान थी कि एक सेकंड के लिए तो उसके शरीर से प्राण चले गए थे। वह गिरने ही वाली थी, लेकिन दिव्यांश ने उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वह गिरी नहीं। अगर दिव्यांश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो गिर जाती। दृष्टि ने ये तो सोचा ही नहीं कि दिव्यांश उसे ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है। एपिसोड 9, आर्या को निहारता। दृष्टि की दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर वह किसी तरह दिव्यांश की पनिशमेंट झेल लेगी तो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने दृष्टि के बालों को सूंघते हुए कहा, अंडरस्को, ठीक है, तो 5 दिन खुद को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही सृष्टि ने हल्की सी आंखें खोली। दृष्टि इतनी हैरान थी कि एक सेकंड के लिए तो उसके शरीर से प्राण चले गए थे। वह गिरने ही वाली थी, लेकिन दिव्यांश ने उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वह गिरी नहीं। अगर दिव्यांश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो गिर जाती। दृष्टि ने ये तो सोचा ही नहीं कि दिव्यांश उसे ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है। अब आगे
दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ, पनिशमेंट नहीं झेलनी, अपने भाई बहन को नहीं बचाना। बस 5 दिन खुद को मुझे दे दो, क्या हुआ, नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर मारूंगा, घर के काम करवाऊंगा? नहीं, तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा, तुम्हें एक जिंदा लाश बना दूंगा, तुम्हें खुद से ही नफरत हो जाएगी। तुम्हें देखकर तुम्हारा भाई पागल हो जाएगा, तिल तिल मरेगा, तड़पेगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इतना कहकर दिव्यांश ने दृष्टि को झटके से छोड़ दिया। दिव्यांश दृष्टि की साइड से पलटकर खड़ा हो गया और जोर से बोला, तुम्हारे बस की नहीं है, जाओ यहाँ से, हमारे और शौर्य राजपूत में बीच में आने की सोचना भी मत। हम दोनों भाई शौर्य को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, जान तो हम उसकी लेकर रहेंगे। तुम लड़की हो, तुम्हें मैं हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से और पलटकर इस मेंशन की तरफ मत देखना। तुम्हारा नाजुक बदन मेरे शरीर को झेल नहीं पाएगा। दृष्टि जहाँ खड़ी थी वही झटके से बैठ गई। दृष्टि को इस वक्त इतना सदमा लगा था, दृष्टि ही जानती थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, सोच क्या रही है दृष्टि, तू तो वैसे भी अंधी है, कोई तुझे अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा? तुझे क्या लगता है दृष्टि, कोई राजकुमार आएगा, तेरा हाथ थाम लेगा, अपनी आंखों से तुझे दुनिया दिखाएगा? कोई नहीं थामेगा तेरा हाथ। अगर किसी ने तरस खाकर तेरा हाथ थाम भी लिया, तब भी तू उसके ऊपर बोझ ही होगी। तेरी इज्जत तेरे भाई बहन के काम आ जाएगी, आरू और शौर्य भैया बच जाएंगे। दृष्टि, बस 5 दिन की बात है, अगर तू खुद को मजबूत कर लेगी तो इस बवंडर से अपने भाई बहन को निकाल लेगी। दृष्टि ने खुद को संभाला और घबराते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर दिव्यांश गुस्से में पलट गया। उसने दृष्टि को देखा तो दृष्टि सिर झुकाए बैठी थी। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि ने कहा, क्या आप सच में मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे? आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? अगर आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे तो मैं तैयार हूँ, आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, पर मेरे भाई बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि को ऐसी बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी और दृष्टि ने अपने अंदर वह हिम्मत इकट्ठी कर ली थी। दृष्टि को देखकर लग रहा था जैसे वह भी मर जाएगी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बिना आवाज की दृष्टि रो रही थी। दिव्यांश से गुस्से में और हैरानी से देख रहा था। दिव्यांश मन में सोच रहा था, कोई भी लड़की मर जाएगी लेकिन ऐसा काम नहीं करेगी। दिव्यांश को अब गुस्सा आने लगा क्योंकि वह दृष्टि के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन दृष्टि तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिव्यांश ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? अपनी जिद के आगे इसे अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं है। दिव्यांश ने एक बार फिर दृष्टि को डराने की सोची। दिव्यांश गुस्से में पंजों के बल दृष्टि के पास बैठ गया और उसका चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, अंडरस्को, क्या कर सकती हो तुम? क्या तुम मुझे अपना दीवाना बना सकती हो? दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों से दिव्यांश का एक हाथ को छुड़ाकर कहा, हाँ कर सकती हूँ, जो आप कहेंगे सब करूँगी, जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। बस आप अपनी बात से मुकर मत जाना। 5 दिन बाद आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे, शौर्य भैया को कुछ नहीं करेंगे। दिव्यांश को लग रहा था कि दृष्टि से कुछ नहीं होगा। दृष्टि को देखकर ही लग रहा था कि वह कितनी सिंपल है। दृष्टि से ये सब होगा ही नहीं, फिर वो चुपचाप चली जाएगी। दृष्टि के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। दृष्टि की जिंदगी में तो कोई मेल फ्रेंड भी नहीं था। दृष्टि ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी यह सब करना पड़ेगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था उसकी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। उसे तो ठीक से पता भी नहीं था कि सेड्यूस करते कैसे हैं। शिवाय रघुवंशी मेंशन। आर्या ने रात का खाना बना दिया था। आर्या ने कल रात की तरह सबको खाना परोसा, फिर खाना लेकर शिवाय के कमरे में गई। शिवाय के हाथ जो लैपटॉप में चल रहे थे वो आर्या को देखकर रुक गए। आर्या ने खाना टेबल पर रख दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, प्लेट टेबल पर नहीं, यहाँ लेकर आओ। आर्या ने टेबल से प्लेट उठाए और शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, अब जब तक मैं खाना ना खा लूं, इस प्लेट को ऐसे ही पकड़कर खड़ी रहना। आर्या ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और प्लेट लेकर खड़ी रही। शिवाय ने लैपटॉप पर काम करते हुए करीब 1 घंटे में धीरे धीरे खाना खाया। तब तक आर्या एक ही पोजीशन में बिना किसी शिकायत के खड़ी रही। खाना खाने के बाद शिवाय ने कहा, अंडरस्को, अब तुम जा सकती हो। आर्या ने प्लेट उठाए और वापस जाने लगी। वह शिवाय के कमरे से निकल पाती उससे पहले ही शिवाय ने उसे आवाज देकर रोक लिया। आर्या रुक गई। आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, उस ड्रॉर में एक दवाई पड़ी है, उसे निकाल कर लाओ।
आर्या ने ड्रॉ में से ट्यूब निकालकर शिवाय को दे दी। शिवाय अपनी चेयर से खड़ा हुआ, फिर उसने आर्या से प्लेट लेकर टेबल पर रख दी। आर्या तो बिना किसी इमोशंस के चुपचाप खड़ी थी। शिवाय ने आर्या की टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर की और वह दवाएं आर्या के पेट और कमर पर लगा दी। आर्या तो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। दवाई लगाने के बाद शिवाय ने कहा, अंडरस्को अब तुम जा सकते हो। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई, प्लेट उठाए और चली गई। करीब रात के 1 बजे शिवाय का काम खत्म हुआ। शिवाय ने अंगड़ाई ली और बालकनी में गया। शिवाय बालकनी में जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसकी नज़र आर्या पर गई, जो आज भी पेड़ के नीचे खड़ी होकर झपकी ले रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को आज तो मैंने इसे यहाँ खड़े होने के लिए नहीं कहा था, ये छुई मुई अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाती है। शिवाय कुछ मिनटों तक आर्या को निहारता रहा। शिवाय को ये तो महसूस हो गया था कि उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती, ना चाहते हुए भी वह आर्या पर जाकर ही टिक जाती है। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इस छुई मुई की मासूमियत ने राजवीर और मेरी आंखें दोनों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। दोनों ही मेरी बात मानने में नखरे करते हैं। कुछ तो है इस छुई मुई में जो ये शिवाय रघुवंशी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पता नहीं क्यों शिवाय के दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिल ने कहा, अंडरस्को देख क्या रहा है, कल भी नहीं सोई और आज भी देखो कैसी खड़ी खड़ी झपकी ले रही है, जाकर कह दे कि सो जाएगी। दिमाग ने कहा, दिमाग से काम ले शिवाय रघुवंशी, वो शौर्य की बहन है, उसकी बहन जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया। दिल ने कहा, ऐसा मत कर यार, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है। देख तो सही कितनी मासूम सी है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मेलोड्रामा के, बिना किसी रोने धोने के चुपचाप तेरा ऑर्डर फॉलो करती है। उसके बस की भी नहीं है फिर भी करती है। चला जा उसे सोने के लिए तो कह दे। शिवाय ने फिर से अपने दिल और दिमाग को डांटते हुए कहा, चुप करो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। ना चाहते हुए भी शिवाय मेंशन के बाहर चला गया और आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या तो खड़ी खड़ी ही झपकी ले रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आर्या गिरने को हुई, शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एपिसोड 10। अब तो ये दिल भी बगावत पर उतर आया है। दिल ने कहा, अंडरस्को ऐसा मत कर यार, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है। देख तो सही कितनी मासूम सी है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मेलोड्रामा के, बिना किसी रोने धोने के चुपचाप तेरा ऑर्डर फॉलो करती है। उसके बस की भी नहीं है फिर भी करती है। चला जा उसे सोने के लिए तो कह दे। शिवाय ने फिर से अपने दिल और दिमाग को डांटते हुए कहा, चुप करो, अंडरस्को तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। ना चाहते हुए भी शिवाय मेंशन के बाहर चला गया और आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या तो खड़ी खड़ी ही झपकी ले रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आर्या गिरने को हुई, शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अब आगे शिवाय की बॉडी में फिर से सिरहंसी दौड़ गई। आर्या के टच में कुछ तो था जिससे शिवाय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन शिवाय ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और आर्या को गोद में उठा लिया। आर्या बहुत बुरी तरह थकी हुई थी, उसे तो होश भी नहीं था वह कहाँ है। आर्या बड़े सुकून से शिवाय की बाहों में सो रही थी। शिवाय आर्या को देख रहा था। शिवाय कुछ सेकंड के लिए आर्या की खूबसूरती में खो गया था। शिवाय आर्या को देखता हुआ मेंशन के अंदर अपने कमरे में आ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो आर्या को मेंशन क्यों ले आया। शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटाया, तब उसे ध्यान आया कि वह तो अपने कमरे में आ गया है। लेकिन अगले ही पल आर्या का मासूम सा चेहरा देखकर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसे आज यही सोने देता हूँ। आर्या बड़ी सुकून से शिवाय के बेड पर सो रही थी। आर्या को क्या पता था कि फ्यूचर में उसे हमेशा इसी बेड पर सोना है। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा जो एक छोटे बच्चे की तरह बेसुध होकर सो रही थी। शिवाय ने मन ही मन फिर से कहा, अंडरस्को अब तो ये दिल भी बगावत पर उतर आया है। कुछ तो है इस छुई मुई में जो मैं भी किसकी तरफ खींचा जाता हूँ। लेकिन मेरी लायरा का क्या जो अमेरिका में बैठी है। थोड़ी देर आर्या के बारे में सोचकर शिवाय मेंशन के दूसरे कमरे में चला गया और वहां सो गया। दूसरी तरफ दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह गुस्से में दृष्टि को हट कर दे, लेकिन दृष्टि तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ से दृष्टि को उठाया और दीवार से लगाकर कहा, अंडरस्को अगर अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही हो तो करो मुझे सेडूस। दिव्यांश ने यह बात इतनी गुस्से में कही थी कि दृष्टि फिर से डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा अपने बदन से उतारा और अंदाजे से अपना एक हाथ दिव्यांश के सीने पर रख दिया।
अब तो दिव्यांश भी सोचने लगा, क्या ये लड़की मुझे सिड्यूस कर सकती है। दृष्टि बहुत बुरी तरह कांप रही थी और डर भी रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे वह खुद को बर्बाद कर ले पर अपने भाई और बहन को बचाकर रहेगी। उसने धीरे धीरे दिव्यांश की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। दिव्यांश उसे ही देख रहा था। दृष्टि ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अंदाजे से ही दिव्यांश की शर्ट उसके बदन से अलग कर दी। दृष्टि यह सब कितने हिम्मत करके कर रही थी, दृष्टि ही जानती थी। उससे तो ये भी नहीं पता था कि वह जिसके साथ फिजिकल होने वाली है वह दिखता कैसा है, उसकी एज क्या है। दृष्टि को तो दिव्यांश का नाम भी नहीं पता था। दृष्टि तो अपने भाई बहन के लिए खुद को उस नर्क में झोंक रही थी। दृष्टि ने दिव्यांश की शर्ट निकाल दी, फिर उसके खुले सीने पर अपने कैप्टे हाथ रख दिए और धीरे धीरे रब करने लगी। दिव्यांश अब भी हैरानी से दृष्टि को देख रहा था, क्योंकि दृष्टि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो दिव्यांश को भी गुस्सा आ गया और उसने भी मन ही मन में सोच लिया कि अगर दृष्टि ने मुझे सच में सेड्यूस कर दिया तो आज इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। करीब 20-25 सेकंड दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर अपने हाथ फेरती ही रही और दिव्यांश की बॉडी रिएक्ट करने लगी। दिव्यांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिर्फ 25 सेकंड छूने से ही दिव्यांश बहकने लगा था। दिव्यांश ने गुस्से में दृष्टि के बालों को पीछे से पकड़कर उसका चेहरा उठा दिया। दिव्यांश ने फिर अपने होंठ दृष्टि के होठों पर रख दिए। दिव्यांश बहुत बुरी तरह से दृष्टि के होठों को चूम रहा था। दृष्टि चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चिल्ला नहीं पाई। दृष्टि दिव्यांश को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं सकती थी। करीब 10 मिनट बाद दिव्यांश ने दृष्टि के होठों को छोड़ा। दृष्टि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दिव्यांश भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दिव्यांश अपने होंठ दृष्टि के कानों के पास ले जाकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, सोच लो दृष्टि, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपने कदम वापस ले लो, वरना बहुत पछताओगी। दृष्टि ने सुबकते हुए कहा, अंडरस्को, आप बस मेरे भाई बहन को छोड़ दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने दृष्टि को अपने कंधे पर उठा लिया और बेड पर पटक दिया। दृष्टि की तो जैसे सांसें ही रुक रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी हुई थी। दिव्यांश दृष्टि के ऊपर आ गया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। दृष्टि की चीख निकल गई। तभी दिव्यांश ने दृष्टि का चेहरा देखा। दिव्यांश को महसूस हुआ कि इस वक्त वह कितनी बेबस है, कितनी दर्द में है, लेकिन दिव्यांश के गुस्से के आगे उसका दर्द और उसका बेबसपन काम नहीं आया। दृष्टि बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसने दिव्यांश को रोकने की कोशिश नहीं की। दिव्यांश ने दृष्टि के सारे। दिव्यांश दृष्टि को किस कर रहा था। दिव्यांश किस करता हुआ बाइट भी कर रहा था, जिससे दृष्टि की चीख निकल जाती थी, लेकिन दृष्टि ने आंखें नहीं खोली। दिव्यांश ने फिर से दृष्टि का चेहरा देखा, जिसमें दर्द था। दिव्यांश को कुछ याद आया। फ्लैशबैक। दिव्यांश अपने ऑफिस में एक लड़की को किस कर रहा था। उस लड़की ने पिंक कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। दिव्यांश उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। वह लड़की दिव्यांश के सीने पर मार रही थी, लेकिन दिव्यांश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 15 मिनट बाद दिव्यांश उस लड़की से दूर हुआ। उस लड़की ने दिव्यांश के सीने पर मारते हुए कहा, अंडरस्को, आपको किस करना बिल्कुल नहीं आता, आप तो मेरी सांसें ही रोक देंगे। ऐसे तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी, पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हाल करेंगे। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, आपको तो प्यार करना आता ही नहीं है, भला कोई जानवर की तरह प्यार करता है, मुझे दर्द होता है। दिव्यांश को उस लड़की की बात पर हंसी आ गई और वह चेयर पर बैठ गया। दिव्यांश ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। दिव्यांश ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, अंडरस्को, इस दर्द में ही तो मजा है। उस लड़की ने कहा, अंडरस्को, देखो दिव्यांश, मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, वह बस प्यार करने के लिए होती हैं, तो उन्हें प्यार से प्यार करना चाहिए, न कि ऐसे जानवरों की तरह। दिव्यांश ने उस लड़की के गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अंडरस्को, तो तुम्हें दर्द होता है। उस लड़की ने कहा, अंडरस्को, मुझे क्या, हर लड़की को दर्द होता है, लड़की की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। दिव्यांश ने उस लड़की को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद किसी लड़की को दर्द नहीं दूंगा। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा, जो अब भी दर्द में थी और अपनी आंखें बंद किए हुए सब कुछ सह रही थी। पता नहीं क्यों अब दिव्यांश उसके साथ वाइल्ड नहीं हुआ। दिव्यांश बहुत प्यार से उसके बदन को सहला रहा था। ये देखकर तो थोड़ी देर के लिए दृष्टि भी हैरान हो गई कि जो आदमी अभी वाइल्ड था वह अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन जो भी था तो गलत ही। पता नहीं क्यों दिव्यांश के अंदर इतना गुस्सा होने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई थी। तभी उसने दृष्टि को 3 मौके दिए थे कि वह ये सब ना करे। दिव्यांश 1 घंटे तक दृष्टि के जिस्म के साथ बहुत प्यार से खेलता रहा।
इतना कि दृष्टि की चीखें सिसकियों में बदल गई। 1 घंटे बाद दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ दिया और अपने कपड़े उठाकर उस कमरे से बाहर चला गया। दिव्यांश को अभी तक ये पता नहीं चला कि दृष्टि अंधी है। दृष्टि जैसे तैसे बेड पर बैठकर रोने लगी। दृष्टि ने अंदाजे से बेड पर हाथ फेरा तो उसे दिव्यांश का ब्लेजर हाथ लग गया। दृष्टि ने उसे ही पहन लिया। दृष्टि ने खुद को समझाते हुए कहा, अंडरस्को कोई बात नहीं दृष्टि, 4 दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।